नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। तेलंगाना में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने वो चुनाव प्रचार को अपना अंतिम रूप देने के लिए वहां पर लगी हुई है। जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं और अपना वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पहले तक ये माना जा रहा था कि तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन नहीं, बीजेपी ने इसे एक तरीके से त्रिकोणीय बना दिया है। कैसे? हम ये बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी का तेलंगाना में वोट शेयर बढ़ा है और बहुत बड़ा है। 2018 के दौर में जिस तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 6.98% यानी लगभग 7% के आसपास था, वही वोट शेयर सिर्फ 2019 के अंदर यानी कि एक ही साल में बढ़कर के 19.65% पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 2023 का अब ये जो चुनाव है तो उसमें बीजेपी का जनाधार इसमें मजबूत बताया जा रहा है। तो इस मामले पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे वहां पर बीजेपी मजबूत हुई, कैसे हो रही है और बीजेपी लगभग कितनी सीटें जीत सकती है। कुल मिलाकर के तेलंगाना का जो भी चुनाव है, तेलंगाना के चुनाव प्रचार पर पूरा एक तरीके से विश्लेषण देंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर। देखिए मयंक, मैं पहले आपके सामने ये स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से हम 3 राज्यों पर फोकस करके और हमने उसका सर्वे दिया, ओपिनियन पोल दिया और उस पे हमने कई दावों पर चुनौती दी है, विशेष करके फलौदी सट्टा बाजार को लेकर के जो वीके न्यूज़ ने अपना सर्वे और अपने सर्वे के आधार पर फलौदी के सर्वे को जो हमने काटा है और चुनौती दी है। और ये हमारे अपने प्रयास हैं। उस प्रयास में कोई हम भगवान तो है नहीं कि हम लोग कोई भविष्यवाणी करें। तो आज हम तेलंगाना पर ही बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तेलंगाना को लेकर के ढेर सारे मिथ्स हैं। मिथ मतलब एक ऐसा मिथक तैयार कर दिया जाए कि जैसे ये कहा जाता है कि तेलंगाना में जो है वो बीआरएस है, पहले ये टीआरएस थी, तो अब बीआरएस को बताया जा रहा है। उसके बाद अब एक मिथ ये है कि तेलंगाना में अगर बीआरएस को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस, ये भी एक मिथ है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वहां पर बेहतर कर रही है और चुनाव को रोचक बनाने जा रही है। बिल्कुल, और हम आपको स्पष्ट बता दें कि ये हमने आधार जो लिया है वहां के चुनावी विश्लेषकों से, वरिष्ठ पत्रकारों से और जो अन्य इनपुट्स हमें मिले हैं, ये आधार है। इसलिए आज हम तेलंगाना पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे और हम आकलन भी प्रस्तुत करेंगे कि तेलंगाना में क्या हो सकता है। 30 नवंबर को वहां पर चुनाव होने हैं। 199 सीट कुल मिलाकर के उस पर चुनाव होना है और इस चुनाव में केसीआर जिन्हों कहते हैं, तो वो पहले नंबर पर है। चूंकि अभी मैं बात सिर्फ सीटों की नहीं कर रहा हूं, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी का जो कैडर है वो तेलंगाना में बहुत मजबूत है। दूसरे स्तर पर कांग्रेस है और कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से एक जिसको कहते हैं सघन चुनावी दौरे और रैलियां उन्होंने की। असदुद्दीन ओवैसी भी एक बड़े फैक्टर हैं। 7 से लेकर के 9 सीटों तक इनका प्रभाव है। ये प्रभावित 9 सीटों तक कर सकते हैं। 7 पर तो इनका प्रभाव है, विशेष करके हैदराबाद परिक्षेत्र में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। अब हम आपको, अभी आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से तेलंगाना में अपने वोट शेयर को बढ़ाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नेतृत्व है और उस नेतृत्व में तेलंगाना भी आता है। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि भारत के सभी राज्यों में तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। तो ऐसे में जब ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, जब इसका वजूद आया, तो उसके बाद इसको लेकर के ढेर सारी बातें की गई थी। सबसे पहले चुनावी परिदृश्य को समझने के लिए आप ये समझिए कि आंध्र प्रदेश के कुल 10 जिले जो हैं इस तेलंगाना के पार्ट बने हैं। इसलिए तेलुगु देशम पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ा करती थी। इस बार तेलुगु देशम पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तेलंगाना में अपने भाग्य नहीं आजमा रही। तो ये लड़ाई जो है त्रिकोणीय और कहीं कहीं चतुष्कोणीय लड़ाई है, विशेष करके 32 सीटों पर। हैदराबाद परिक्षेत्र के 32 सीटों पर लड़ाई जो है वो चतुष्कोणीय है। बड़ा सवाल है कि अब आप पूछ सकते हैं, आपका सवाल ही यही होगा कि हमने जो अपना विश्लेषण किया, जो आकलन किया, जो सर्वे कराया और वो भी वरिष्ठ पत्रकारों के आधार पर, उसमें यह है
कि पूरे टीवी चैनल्स में यह बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस वहां पर बाजी मार रही है। सबसे पहली बात तो हम इसको, इस पूरे तथ्य को या इसके आधार पर जो सीटों का आकलन किया जा रहा है उसको हम काट रहे हैं जी। कांग्रेस बाजी मारने नहीं जा रही है। कांग्रेस जो बाजी मार रही थी उसमें इतनी बड़ी सेध लग गई है कि लड़ाई बहुत रोचक हो गई। बिल्कुल। इसलिए तेलंगाना का जो चुनाव है वो अपने आप में बहुत रोचक हो गया है। आपको ये मयंक जानकर के हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ऐसा माना जाता था, ये भी एक मिथ हुआ करता था 2014 के पहले, और जब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे उसके भी पहले, और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो ये माना जाता था कि ये शहरी लोगों की पार्टी है, शहरी क्षेत्रों में ही इसका दबदबा हुआ करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में और टाउन एरिया में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता संभाले तो उसके बाद कैडर का इस कदर विकास हुआ कि देश की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी का दर्जा मिल गया। और उसमें अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका है जो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं। अब आंध्र प्रदेश में आपको बताएं कि युवा नेतृत्व के हाथों में एक तरह से ऐसी कमान दी गई कि आपको वहां पर सनातनियों की बड़ी रक्षा करनी चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि विकास को अगर एक मुद्दा बनाएंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय आज भी तेलंगाना का सबसे बेहतर है। और चूंकि हैदराबाद मूलतः तेलंगाना की राजधानी है, इसलिए आपको पता ही होगा कि बेंगलोर के बाद हैदराबाद जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी माना जाता है। ऐसे में हम कोई इस तरह का मुद्दा नहीं उठा सकते, लेकिन वहां पर मुद्दे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सेध लगाने की जो शुरुआत हुई थी वो अमित शाह ने कुछ घोषणाएं की थी, और एक तरह से वो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी का वो जो संकल्प पत्र था उसमें 4 प्रमुख बातें थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण हम खत्म करेंगे जी, ये बहुत बड़ा है एक तरीके से पहली बात। दूसरी बात, यहां कोई बैकवर्ड क्लास का ही व्यक्ति होगा, युवा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, नाम अभी किसी का नहीं आया। बिल्कुल। तो ये 2 जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं तो उन्होंने 5-7 की हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि क्या अमित शाह की प्रमुख घोषणाएं थी, लेकिन सिर्फ हम इन 2 घोषणाओं को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, और यहां पर हमारी जब सरकार बनेगी तो किसी बैकवर्ड के, ओबीसी के हाथ में ही सत्ता होगी। इसके बड़े फायदे और मायने हैं। फायदे ये हैं कि आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कैडर बहुत मजबूत है, और कर्नाटक में हमने जो सेध लगाई है, अब हम तमिलनाडु में कुछ भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि तमिलनाडु में, मतलब भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर प्रयास कर रही है कि तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर इतना मजबूत हो जाए, और युवा हाथों में ही भारतीय जनता पार्टी की कमान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अन्नामलाई है, और अन्नामलाई की जो घोषणाएं हैं उसके आधार पर सनातन का जो संगठन है वो वहां पर मजबूत हो गया है। सनातन कहीं विखरा हुआ हो, ऐसे ही हैदराबाद, माफ करिएगा, तेलंगाना में भी है। हैदराबाद सहित तेलंगाना के अन्य परिक्षेत्रों में यही स्थिति है। इसलिए कांग्रेस एक प्रचार कर रही, क्योंकि कांग्रेस परंपरागत तरीके से हैदराबाद के इस परिक्षेत्र में जो अब तेलंगाना बना है, हैदराबाद और उसके इर्द गिर्द, वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था। इसलिए एक ये हमने मिथ बना लिया, वैसे ये शब्द थोड़ा सा ज्यादा है, ये मिथ है कि सिर्फ लड़ाई अगर बीआरएस को कोई चुनौती दे रहा है तो कांग्रेस चुनौती दे रही है। कांग्रेस चुनौती क्यों दे रही है इसका कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है, और असदुद्दीन की भाषा क्या है आपको पता है, तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत प्रभावी है और बहुत प्रोग्रेसिव भी है। अब तब ये कैसे सवाल उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चौंकाएगी। और एक डाटा जो दिया गया कि ग्रेटर हैदराबाद का जो चुनाव हुआ था, हैदराबाद नगर निगम का, उसमें वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था, वो आप देखें कि 2020 में 34.56 हुआ, और 2016 में 10.34% था। ये ग्राफिक्स हम स्क्रीन पर जरूर दिखाएं, हम अपने सहयोगी से कह रहे हो कि वो ये ग्राफिक्स दिखाएं। तो इसके मायने क्या है, फिर बात वही आती है, अगर कोई भी विश्लेषक होगा तो ये तो कहेगा कि हैदराबाद परिक्षेत्र में शहरी इलाका है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तेलंगाना को अब इस बात की पहचान करने या कराने की जरूरत नहीं है कि किस स्तर पर वो राज्य है। तेलंगाना के प्रति व्यक्ति आय आज भी सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पर बात बिगड़ी तब जब
अब आप देखिए इस तथ्य पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वीके न्यूज ने जो जानकारी प्राप्त की कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री इनके खिलाफ इनके भ्रष्टाचार के मुद्दों को एक ही आवाज में राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठा रहे हैं जी, इसलिए भ्रष्टाचार वहां पर एक मुद्दा बन रहा है बिल्कुल। और भ्रष्टाचार जो मुद्दा बन रहा है, लेकिन अंदाज सबके अलग अलग। जी जी। प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य में यह कहा था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास इन्होंने अपना बेटा भेजा था और इन्होंने परिवारवाद से जोड़ा था कि आशीर्वाद दे दीजिए, और हमने कहा ना ना ऐसा नहीं, ये प्रधानमंत्री के वाक्य हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम इस तरह से आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। और जब ये सोच लिया तब उनको लगा कि अब एनडीए में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एनडीए में आना चाहते थे। ये कवायद इन्होंने की थी, इसको प्रधानमंत्री ने रैली में कहा, और राहुल उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमने क्यों कहा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। कुछ पूछना चाह रहे हैं जी जरूर। हैदराबाद परिक्षेत्र में जिस तरीके से आपने बात की कि वहां पर वोट शेयर बढ़ा है, और खास करके उस एरिया में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब असदुद्दीन ओवैसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक तरीके से बिल्कुल एक नेक टू नेक बोला जाता है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने अपना प्रभाव बढ़ाया, और इस बार ये जो घोषणा हुई है कि बीजेपी ने उस एरिया में भी किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर टिकट नहीं दिया है, कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असदुद्दीन ओवैसी की कोई बराबरी नहीं करते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी वो भाषा बोलते हैं जिससे ये मीडिया या हम लोगों का ये आकलन है कि प्रधानमंत्री को अगर कोई टक्कर देता है तो ओवैसी, जबकि कांग्रेस ये कहती को तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। तो आपके सवाल में इसका जवाब है कि जब ओवैसी ने ये साफ साफ कहा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी पर परंपरागत तरीके से हमला कर रहे हैं, हमला वो कांग्रेस पर कर रहे हैं, क्योंकि यही लगता है कि कांग्रेस एक बहुत अच्छी फाइट दे रही है, क्योंकि ओवैसी के अपने 7 सीटों पर बहुत डर लग रहा है, और हैदराबाद के इस इलाके में वो बहुत मजबूत हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके अभी भाई अकबरुद्दीन भी, जो अभी एक इंस्पेक्टर से जो अभी फटकार के अंदाज में बात कर रहे थे, इस सब के पीछे कारण है, ऐसा नहीं कि कोई तात्कालिक तौर पर उनको गुस्सा आ गया, इसके पीछे कारण है कि वहां पर हाइप इतना करना कि कांग्रेस जो मुस्लिम वोट बैंक में सेध लगाई है उससे असदुद्दीन ओवैसी परेशान है, इसलिए अकबरुद्दीन जो है वो असदुद्दीन की भाषा बोल रहे हैं, और ये बाकायदा एक चुनावी रणनीति के तहत बोला जा रहा है, ताकि जो मुस्लिम थोड़ा भटका हुआ है वोट बैंक वो कांग्रेस के बारे में न सोचे। इसलिए असदुद्दीन की पहली परेशानी है, क्योंकि उनका जो वजूद है 7 सीटों का और उसमें वो प्रभावी हैं, और उसी कारण से ये वहां के तेलंगाना की राजनीति में वो प्रभावी होते हैं। समझ रहे हैं आप? आचार संहिता का उल्लंघन भी उसी जी, मैंने कहा ना, वो जानबूझ के कहा, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो कहते हैं इंस्पेक्टर पहले घड़ी देखो, मतलब आप तो पूरी बात, वीके न्यूज ने तो पूरी खबर दिखाई है, व्यूज उस पे वीडियो भी दिखाया है, तो इसके पीछे रणनीति है, ऐसा नहीं को बहुत नाराज हो गए थे। देखिए, हैदराबाद में भी लड़ाई को रोचक इसलिए बना दिया है क्योंकि कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी के वोट बैंक में सेध की है, और कांग्रेस का ये जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत रहा है आज के 2 दशक पहले। वहां पर अगर ये कोई भाव बन रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बीआरएस के साथ भी जुड़ा हुआ था। अब समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक सनातन को प्रोजेक्ट करने वाली और उसको प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी मानी जाती है, और उसके साथ प्रधानमंत्री जब 2014 में सत्ता संभाले तो उसके बाद विकास और सनातन दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि पूरक हो गए, और प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने तो तेलंगाना और विकसित होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में, सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की बातें लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ रही हैं, क्योंकि 2024 का लक्ष्य एक है। अब हम आपको बता रहे हैं जो बात अभी तक कोई नहीं बताया, कि जितने भी विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका वोट शेयर है, इस तरह से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2024 की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो हैदराबाद परिक्षेत्र की जनता समझ रही है कि 2024 में जिताना हमको इनको है, क्योंकि बीआरएस जो है अगर लोकसभा में, क्योंकि वहां की पढ़ी लिखी जनता है, अब उसके बाद हिंदू और मुस्लिम का, जैसा कि आप एआईएमआईएम के नेता की बात कर रहे हैं, तो उसके कारण से जो वोटर्स हैं, जो आप सनातनी वोटर्स हैं, वो पूरी तरीके से बीआरएस का साथ छोड़ रहे हैं।
वो बीआरएस का साथ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एक ही भाषा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों केसी राव पर अटैक कर रहे हैं और उसके प्रमाण दे रहे हैं। जब कुछ प्रमाण आ जाते हैं ना तो उसके बाद जनता का दिमाग फिरता है। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लगातार 2 बार से ये मुख्यमंत्री हैं। हालांकि केसी राव एक ही बड़ी बात कह रहे हैं कि 350 लोग मरवा दिया था। सोनिया जी इसका जवाब देंगी, कौन जिम्मेदार था जब इस राज का वजूद नहीं आया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें ये बात कर रहे हैं और चूंकि वो इमोशंस से जुड़ी हुई बातें हैं इसलिए लोग जो है उसको एड्रेस कर रहे हैं उस पूरे बात को। मुख्यमंत्री केसीआर की जहां पर बातचीत चल रही है, दोनों पार्टियां जो है मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस पर सीधे तौर पर निशाना साध रही हैं। वो जो वोट शेयर है, जो वोटर जो बीआरएस का है, वो वहां से हटकर बीजेपी की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है कुछ मायनों में। और क्या इस मामले में हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वो जो वोटर्स हैं जो बीआरएस से हट रहे हैं वो थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ मुड़ेंगे? देखिए, मैं आपको इस पे जो हमने मैं बार बार आपको बता दूं, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं कि हम वहां पर ये जो सर्वे किए हैं वो वरिष्ठ जो विश्लेषक हैं और पत्रकार हैं उनके इनपुट्स के आधार पे किए हैं। हमारे लोग उतने वहां पर नहीं पहुंच पाए। हम अपने इस सीमा को भी अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। तो इसमें एक बहुत प्रमुख बात है, 32 सीट क्यों प्रभावी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और यहीं पर वोट शेयर जो है वो प्रभावी रहा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया तो उसके पीछे कारण है कि पढ़ी लिखी सुधी जनता और वो विकास के राह पर आगे बढ़ना चाहती है। यही बात तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन कॉन्सेप्ट को हैदराबाद या ग्रेटर हैदराबाद या हैदराबाद परिक्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा एड्रेस कर रही है, उसको आइडेंटिफाई कर रही है, उससे कनेक्ट हो रही है। और उसमें वहां भी जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को ही एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इसलिए जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमको आए थे बाकायदा इनके पुत्र केसी राव के और हमने इसको नकार दिया, और इधर राहुल गांधी बराबर कह रहे हैं। वो इतना जरूर कहते हैं कि बीजेपी और ये भाई भाई हैं, असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी भाई भाई हैं। तो ये राहुल का अपना अंदाज है। लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से माहौल बना दिया गया और कांग्रेस जिस तरह से माहौल बना रही है वो परंपरागत तरीके से है। ये मयंक, जब ये यूनाइटेड आंध्रा था तो उस समय लड़ाई टीडीपी और कांग्रेस के बीच में हुआ करती थी। आपको पता होगा कि बीआरएस के पहले टीआरएस था। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बीआरएस पूरी तरह से साफ हो गई। तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो नाम परिवर्तन इन्होंने किया था, पहले तो ये भी जान लीजिए कि भारत राष्ट्र समिति इसलिए किया था क्योंकि इनको राजनीति करनी थी। जब एनडीए से प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि भाई एनडीए में नहीं हो सकता, उन्होंने वैसे नहीं कहा होगा, अपने अंदाज में कहा होगा। जब यहां से नहीं इनको हरी झंडी मिली तो इन्होंने ही नीतीश कुमार के साथ वो राजनीति शुरू करने की कोशिश की और तब इसका नामकरण जो है वो बीआरएस के लिए किया गया। लेकिन बीआरएस का स्थानीय स्तर पर, तेलंगाना के स्तर पर बीआरएस नाम करने का नुकसान हो रहा है। जाहिर तौर पर ये भी एक इनपुट है, ये वहां के रूप से कहीं ना कहीं पहुंचाता है टीआरएस का। तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीधे सीधे सनातन के मुद्दे को भी है, विकास के मुद्दे को भी उठा रही है। और लोकल स्तर पर इनके जो विधायक पिछले 2 टर्म से जिस तरीके से परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें वो आप क्या कहते हैं ना, जैसे बंगाल में टोलाबाजी और ये सब चीजों का जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, ऐसे ही जिक्र है कि किस तरीके से मनी कट होता है यहाँ पर। विकास तो आपको दिखेगा। कृषकों के संदर्भ में बीआरएस के कुछ जो पहल है वो बहुत पसंद किया जा रहा है। ये मैं इंटरनल रिपोर्ट बता रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जितना भी आपको दिख रहा है, सरकार अगर उनकी आई तो ये गुड गवर्नेंस की निशानी नहीं है, बल्कि परंपरागत तरीके से एक वोट बैंक बना लिया है और परंपरागत तरीके से काम हो रहा है, जिसमें इतने विकास का धन और धनराशि तो भ्रष्टाचार में चला जाता है। ये प्रधानमंत्री ने आधार और प्रमाण सहित बता दिया। बिल्कुल। जाहिर तौर पर सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से वोट शेयर वो बढ़ा है और ग्राउंड लेवल पर बढ़ा है और उस एरिया में बढ़ा है जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी ज्यादा है, और हालांकि बीजेपी ने इसमें किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने से मना कर, यानी कि जाहिर तौर पर ये जो विकास के मुद्दे पर तेलंगाना की जनता ने उठ करके बीजेपी को वोट दिया। पिछले हम चुनावों की अगर हम और देखें तो कितना फीसदी वोट शेयर अगर हम आपके अनुमान के हिसाब से देखें तो इस चुनाव में इसका एक ही, इस चुनाव में कितना बढ़ सकता है, क्योंकि हमेशा बीजेपी बढ़ती रही।
गेम चेंजर बीजेपी क्यों होने जा रही है। और हम गेम चेंजर का मतलब देखिए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से वहां पर सरकार बनाने जा रही है, ये प्रमाण अभी हमें नहीं मिल पा रहा है, इनपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी बस सिर्फ खेल बिगाड़ रही है। बीजेपी कुछ बहुत अच्छा करने जा रही है। बिल्कुल। और अच्छा करने में क्या है, मान लीजिए कि इनका 7% जो है वोट 2018 में था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये था 19.65%। फर्ज करिए कि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार में तो रही नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी में हाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहा है, जो देश के स्तर पर जो काम होता है वो तेलंगाना के लोगों को भी उसका फायदा मिला। बिल्कुल। अरे भाई, जब 4 साल, अगले 4 साल 5 साल के लिए सबको अन्न फ्री अन्न योजना अगर दिया जाएगा तो तेलंगाना के भी गरीबों को दिया जाएगा। तो ये तो प्रधानमंत्री का काम है, ये तो मानेंगे ना। प्रधानमंत्री वहां के स्थानीय और लोकल मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन एक बात वहां पर है कि जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई है, क्योंकि वहां के शहरी जनता में लगता है कि इससे थोड़ा सा टसल बढ़ेगा। बिल्कुल। जो एक कोई विकसित एरिया होता है वहां पर टसल वहां के स्थानीय लोग नहीं चाहते। बिल्कुल। लेकिन बीआरएस ने भी उस मामले पर कोई ना हाँ कहा ना कहा, उस पर कोई बड़ी चोट नहीं, क्योंकि तब बीआरएस को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ खराब नहीं कर सकती। तो ये सब वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैडर बेस्ड राजनीति थी उसको बहुत उसने प्रभावी बनाया। गांव से लेकर के बूथ स्तर पर वहां पर बहुत काम हुआ। ये एक किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी होती है जो बीजेपी ने अभी तक तेलंगाना में हासिल की है। जाहिर तौर पर ये बात पूरी बताने दीजिए। तो बूथ लेवल पर जो काम हुआ है उसके कारण से बीजेपी का जो शेयर है, जो लोकसभा में 2019 में था, उसके अगर उसमें ले जाएं हम आंकड़े को, तो 25% शेयर पार कर सकता है। और 25% अगर बीजेपी ने किया तो खेल तो इन लोगों का होगा, क्योंकि नेक टू नेक फाइट में है। असदुद्दीन ओवैसी को कम से कम 7 सीटों का तो इनका मामला ही है, 8-10 सीटों पर प्रभाव डालते हैं, समझ रहे हैं। और वहां पर मुस्लिम आबादी है और वो पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर प्रभावी है। और इसके पीछे भी इतिहास है, उसके पीछे भी इतिहास है। इसीलिए तो कांग्रेस का परंपरागत वोट है और यही कांग्रेस छिटका पाई है। इसी आधार पर कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आपके बीआरएस का सुपड़ा साफ बनने जा रही है। और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को नहीं, ज्यादा राहुल गांधी को लपेट रहे हैं। आप देखते होंगे। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा 25% वोट शेयर अगर आ सकता है, और अगर यहां पर बीजेपी का तेलंगाना में 25% वोट शेयर आ जाएगा, वो न सिर्फ तेलंगाना में जनाधार बीजेपी का मजबूत करेगा, बल्कि साउथ के जो और राज्य है उनके लिए भी एक तरीके से नजीर पेश कर देगी बीजेपी। क्योंकि कर्नाटक में और साथ ही साथ में और जो राज्य है उनमें कम से कम बीजेपी के लिए एक मजबूत जनाधार की हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल अभी आप सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे जा रहे हैं, अभी हम तेलंगाना पर ही रहे जी। अब आपको लगता होगा कि तेलंगाना में जब पहला चुनाव हुआ तो ये 5 सीटें इनको मिली थी जी। उसके बाद सिर्फ गौश महल, जहां से टी राजा सिंह हैं, आपको पता ही होगा। बिल्कुल। सबसे फेमस, चर्चित, फायर ब्रांड, जो कुछ भी बोलते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को वही अच्छा जवाब दे पाते हैं जी। और इनको तो पार्टी से जो है एक तरह से किनारे भी किया गया, लेकिन इस बार इनकी एंट्री हुई है। बिल्कुल। तो भाजपा ने इनको एंट्री क्यों दी है? ये बिना इनपुट्स के, क्योंकि संगठन का काम है, कैडर बेस्ड पार्टी है। एक इनपुट था कि जिस तरीके से कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस लड़ रहे हैं, हम अगर इस समय अपने वोट बैंक को साध डालें बूथ स्तर पर, गांव से जो बूथ चलता है और शहर तक और बड़े महानगर तक, उस पर अगर हम काम कर जाएं तो 2024 में हमारा प्रेजेंटेशन यहां से बहुत बेहतर होगा। और 2024 एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जाहिर तौर पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि चौंका सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ ऐसे सीटों पर ऐसे लोगों को पटकनी दे सकती है जिसकी आप अपेक्षा ही न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो चुनाव, इसलिए 32 सीट पर, आप बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 32 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बहुत नेक टू नेक फाइट में, जिनको इन सबको दिखाया जा रहा है, उसमें वो ऐसा अब मैं ये नहीं कह सकता कि 32 सीट में इतने सीट जीत जाएगी, क्योंकि ये इनपुट्स हमें नहीं मिले हैं। क्योंकि ये आकलन अगर हम कर रहे होते तो हम बोल सकते थे, लेकिन जो सर्वे में जो जर्नलिस्ट, कई वरिष्ठ जर्नलिस्ट रहे, उनसे बातचीत करने के आधार पर, क्योंकि हम अभी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि हम जो हमारा सर्वे है इस आधार पर, तो चौंकाएगी इसलिए। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, यहां संदेह है।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत को आंकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पिछले जो रिकॉर्ड नहीं बने हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर ऐसा करेगी। तो अनुमान है कि 5 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी झटक सकती है। अब ऐसे में एक अहम सवाल यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि सीधी टक्कर है और कुछ कुछ सीटों पर आपने जैसे बताया 9 सीटों पर चतुष्कोणीय लड़ाई हो सकती है। क्या बीजेपी यहाँ पर सरकार तय करने वाली पार्टी बन सकती है? ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। कारण है ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। ये तो इसका अनुमान तो लगाना भी नहीं चाहिए। और ये बिल्कुल जो राजनीतिक हालात हैं वो होते हैं, क्योंकि बीआरएस को प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री के अपने जबान की एक कीमत है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीआरएस आकंठ डूबी हुई है, ये प्रधानमंत्री के वाक्य हैं। बिल्कुल। और इनके पुत्र आए थे कि वो साल उड़ाने और ये कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमने मना कर दिया क्योंकि कट मनी वाली पार्टी को हम अपने साथ नहीं ले सकते, ये वाक्य था। तो 2024 नजदीक है, बीआरएस के साथ कोई पोस्टपोल अलायंस नहीं होगा, क्योंकि बीआरएस वहां पर एक बहुत संगठन वाली पार्टी है। और तेलंगाना का जो वजूद बना उसमें बीआरएस का कितना बड़ा योगदान है बताने की जरूरत नहीं। तो उससे हो नहीं सकता। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता करेगी? तो आप ये जान लीजिए कि या तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और या तो फिर विपक्ष में बैठेगी। जो हमारे इनपुट्स हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 25 से ज्यादा बढ़ने जा रहा है % से। दूसरी बात, अभी तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ गौश महल में जहां से राजा सिंह है वही एक प्रतिनिधित्व है, संख्या यहां भी बढ़ने जा रही है। ये पूरा इनपुट मिला हुआ है। भाजपा के घोषणा पत्र का मंथन हुआ है, प्रधानमंत्री के वायदे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कहीं कहीं ग्रेटर माफ करिएगा ना हैदराबाद परिक्षेत्र 32 सीटों का जहां मामला है, कुछ सीटों पर लड़ाई इतनी अच्छी लड़ रही है, वो परिणाम चौंका देंगे। बिल्कुल वहां पर मामला खराब हो जाएगा और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि सरकार बनाए कौन। ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चौंकाएगी। और ये फिर रणनीतिक रूप से 2024 में जो आने वाले चुनाव है वो रणनीतिक रूप से एक तो भाजपा को मजबूती देगा, और दूसरी बात जो दूसरी पार्टियां हैं वहां पर बीआरएस है, कांग्रेस है, उनको रणनीतिक रूप से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। चोट निश्चित रूप से कांग्रेस को पहुंचेगी, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ शिविर भी लगा था, आपने मंथन भी हुआ था। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ उसके पहले आपने देखा होगा कि इनका मंथन भी कांग्रेस का हुआ था और उसी दिन घोषणाएं हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी का कुछ अंदाज तो यहाँ पे बहुत पसंद किया जा रहा है। देखिए भाई, वहां पर कांग्रेस का कैडर बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी एक युवा नेतृत्व के हाथों में है और बहुत ही सधे हुए व्यक्ति हैं। कैडर इन्होंने बिठा लिया है अपना, और बूथ लेवल पर जो काम होना चाहिए वो एक्टिवेशन मोड है। इनका वोट प्रतिशत बहुत तंपिंग अंदाज में, जिसको कहते हैं मार्वलस अंदाज में बढ़ने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है 2023 का, वो ऐसा फाउंडेशन है जिसका परिणाम 2024 में आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा देखने को मिलने जा रहा है। कुछ कुछ जो योजनाएं हैं, थोड़ा सा मैं उन पे बात करना चाहता हूं और उन पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो उसमें कई भावनात्मक रूप से जो एक तरीके से मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि वहां पर एक बहुत पुरानी मांग है कि हल्दी फार्म का उद्घाटन हो गया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओबीसी से जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। और एक और जो चीज है कि उन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाने की जो बात कही है, जो एक मुझे लगता है कि जनता को भावनात्मक रूप से, क्योंकि जैसे उत्तराखंड अलग हुआ तो वैसे उत्तराखंड दिवस हो गया, और ऐसे भी जब राज्य अलग होते हैं तो वो, और साथ ही साथ एक और मुद्दा जो कि मुझे लगता है हर एक जनता को प्रभावित करता है, हर एक नागरिक को, पेट्रोल डीजल में वैट कम करने का मुद्दा। ये जो तमाम जो मुद्दे हैं जो कि भावनात्मक रूप से भी हैं और साथ ही साथ जेब पर भी कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हल्का पड़ सकते हैं, कितना फायदा दे सकते हैं और किस हद तक जो है फायदा मैं मेरा अनुमान नहीं होगा, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हम उसी को नरेट कर रहे हैं, उससे अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। जो इस पर जितने भी बातें सवाल आपने पूछे हैं, ये बातें की गई, मैंने वही कहा कि इससे प्रधानमंत्री के इन बातों से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वादा है कि हम तेलंगाना को और विकसित बनाएंगे, तो उससे जनता कनेक्ट हो रही है। लेकिन वहां का जो एक स्थानीय जो वह है ना समीकरण है, उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी वो कारनामा नहीं कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौंकाने जा रही, और चौंकाना यही है कि कांग्रेस का खेल वो बिगाड़ देगी और उन परिस्थितियों में फिर केसी राव को
इनका समर्थन लेने की आन पड़ेगी, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी की स्थिति बहुत अच्छी है जी वो कम से कम 5 सीटें जीतने जा रहे हैं, इतना तो तय है जी असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें वहां पे मिलेंगी। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के और बीआरएस के सीटों पर बहुत लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि बीआरएस के नेता जिस तरीके से उनको कम आंका जा रहा है वो खींच तान करके वो सरकार बना लेंगे। जी तो कांग्रेस इतना बड़ा परिवर्तन जो दिखाने की कोशिश कर रही है वो दिखा सकती थी, क्योंकि मंथन इनका चल रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन अब राहुल गांधी या कांग्रेस रणनीतिकारों के पास कोई मौका नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी यहां से मोमेंटम सेट कर रही है कि हम इतना बेहतर प्रदर्शन करें जो लोगों को चौंका दे। बिल्कुल। तो वोट शेयर भी बढ़ना और सीटें भी बढ़ना जी। अगर कोई एक सीट से सीधे 10 से 15 सीट पहुंच जाए जी। तो वो चौंकाएगा ही एक चौंका परिणाम। देने वाला और अगर वो परिणाम आया तो फिर वहां पर हंग पार्लियामेंट माफ करिएगा असेंबली की स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने वोट शेयर में पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी की है, ग्राउंड लेवल पर अपने बूथ को मजबूत किया है, वोटर्स को जो है वो साधने का पूरा प्रयास किया है, तो कह सकते हैं कि जिस तेलंगाना की बात की जा रही थी कि बीआरएस और कांग्रेस की सीधी टक्कर, नेक टू नेक फाइट कहा जा रहा था, लेकिन वहां पर कई जगहों पर लड़ाई जो है वो अब त्रिकोणीय हो जाएगी और बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो तेलंगाना का पूरा जो चुनाव है वो द्विपक्षीय न रह करके हम त्रिकोणीय कह सकते हैं। त्रिकोणीय लड़ाई है। और हैदराबाद परिक्षेत्र के कुछ सीटों पर, लगभग 10 सीटों पर चतुष्कोणीय लड़ाई है। जी। तो यकीनन जाहिर तौर पर ये कड़ी टक्कर हो सकती है और ये चोट जरूर पहुंचाएगी एक तरीके से कांग्रेस और बीआरएस को, क्योंकि जहां तक ये माना जा रहा था। और मयंक हम ये ना भूलें कि कांग्रेस को सबसे बड़ा 10 उनके रेबल्स हैं जो कांग्रेस के कार्य समिति में बहुत महत्वपूर्ण पद पाए हुए थे। बिल्कुल। बाकायदा वो रोए हैं और रो करके वो जाकर के उन्होंने नामांकन किया है जी। और ये सिर्फ हैदराबाद परिक्षेत्र नहीं है, पूरे तेलंगाना की बात मैं कर रहा हूं। तो 10 रेविलियंस अगर उठे हुए हैं और कांग्रेस के खिलाफ हैं, जी समझ रहे हैं, वो बागी उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ हैं, तो एक सीट तो कांग्रेस का खराबी कर रहे हैं, उसके आसपास के भी सीटों पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो बड़े पदों पर रहे हैं कांग्रेस कार्य समिति में, और उनका स्थानीय स्तर पर, और उनका अपना एक अलग से वोट बैंक भी रहा है तो उसका भी नुकसान है। तो कांग्रेस कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े जो आए हैं और साथ साथ में जो चीजें पिछले कुछ समय में हुई है, रेड्डी साहब वहां पर रोए थे अपने परिवार के साथ में, जो फूट कर वो रोए थे, उसके बाद उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं कि बागी वो हो गए थे, और उसके बाद से तमाम जो जिन लोगों का, जिन कैंडिडेट्स का कांग्रेस ने, लेकिन आपको लग रहा होगा ना कि मडिगा समुदाय जो है वो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनको कंसोल किया है और ये कहा है कि ये सवाल बड़ा मौजूद है। मडिगा समुदाय देखिए उस तरह से इतना बड़ा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ अभी वो टटोल रहा है क्योंकि किसी से उसको नहीं मिली है, दिलासा सबने दिया है। मैं आपको इसी आधार पे तो ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से मडिगा समुदाय के लोगों, उनके नेता प्रधानमंत्री से रैली में लिपट कर रोए थे, बिल्कुल, और वीके न्यूज ने वो खबर भी दिखाई थी, तो उसके पीछे कारण है कि यही बात है कि बैकवर्ड्स और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो प्रधानमंत्री जो दावे कर रहे हैं, माफ करिएगा, जो वायदे कर रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये स्थिति आएगी, वो उससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। इसका कन्वर्जन किस स्तर पे होगा, क्योंकि बहुत कम समय मिला, शुरुआती दौर में इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं, तो संगठन और जनता दोनों को खींचने का दोनों के पास अनुभव है, तरीका भी पता है, और मडिगा समुदाय की बड़ी संख्या में वहां पर वोटर्स भी हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बहुत कुछ गेम चेंजर होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और ये रणनीति कुछ आश्चर्यजनक परिणाम दिखाने जा रही है। जाहिर तौर पर आश्चर्यजनक परिणाम भी दिखाएगी, और जो इस लड़ाई को एक तरीके से सेमीफाइनल जो कहा जा रहा है, विधानसभा चुनाव हैं और 2024 के जो शुरुआती महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें कितना फायदा देगी और कितना नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस और बीआरएस को, वो एक तरीके से अहम सवाल हो जाता है ऐसे में। और बीजेपी जाहिर तौर पर, जैसा हमने बताया कि एक कड़ी टक्कर जो है वो तेलंगाना में दे रही है, कांग्रेस और बीआरएस इससे जाहिर तौर पर प्रभावित होंगे। नहीं तो हम कुछ सीटों के बारे में भी बता दें जहां जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लगभग बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? 10 सीटों तक का अनुमान बता रहे हैं लोग कि बीजेपी बेहतर करने में 10 सीट भी पा सकती है, क्योंकि अभी एक सीट है,
लेकिन बीजेपी गेम चेंजर हो रही है। अब उसमें 10 से ज्यादा हो सकती, यही अनुमान लोग नहीं लगा सकते। देखिए ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। मैं आपको क्षेत्र वाइज भी बता दूं, 15 सीट तो वैसे हैं, और उसमें पट्टन चेरू जो संगारेड्डी जिला है उसमें मेडचल, मलकाजगिरी, कुतबुल्लापुर, कुकटपल्ली, उप्पल और एलबी नगर, राजेंद्र नगर, सेरी लिंगमपल्ली, ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इब्राहीमपट्टनम, महेश्वरम, चेवेल्ला, शादनगर, जदचेरला, पारगी, तांदूर, विकाराबाद, ये विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। मैं आपको क्षेत्र वाइज बता रहा हूँ, बिल्कुल क्षेत्रवार, माफ करिएगा, क्षेत्रवार स्थिति बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन मुद्दा एक ही है कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं बीआरएस के नेता हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस राज्य के वजूद में आने से ही वो हीरो माने जाते रहे हैं। उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा खोला गया है, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही रणनीति से अटैक किए। तो बीआरएस जो है इसमें लोगों को समझा रही है कि ये मिले जुले हैं। तो अब स्थानीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हम लोग तो वहां पहुंच नहीं पाए, ये पत्रकारों का जो इनपुट है वो हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा चेहरा, वरिष्ठ पत्रकारों, जी बिल्कुल, एक बड़ा चेहरा जो कि भारतीय क्रिकेट में भी खासा ऊंचा रहा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनके नाम पर थोड़ा सा विवाद भी जुड़े। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस की जुबली हिल सीट से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव भी उनके लिए कांटे की टक्कर साबित हो रहा है। तो अगर कांग्रेस मान लीजिए कि मोहम्मद अजहरुद्दीन वहां से हार जाते हैं और कांग्रेस के लिए इतना बड़ा चेहरा जो है एकदम से हार जाता है, तो कितना बड़ा नुकसान ये हो सकता है। देखिए अजहरुद्दीन सीट पर अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, इतनी जानकारी तो है, लेकिन चूंकि वे स्टार बल्लेबाज रहे हैं, भारतीय टीम के कैप्टन भी रहे हैं, तो एक समय में इसलिए अजहरुद्दीन, एक विधानसभा क्षेत्र की चर्चा है, क्योंकि उनके क्षेत्र के बारे में तो हमने इनपुट इतना गहरा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि अजहरुद्दीन को भी वहां पर जो है वो टफ फाइट मिल रही है, और वहां भी लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है। तो ये स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि मुस्लिम तो वोट देंगे ही। कांग्रेस को ये है कि जो वहां के पढ़ी लिखी जनता है वो बीआरएस से अगर घबराई है तो कांग्रेस के साथ आ जाएगी, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। उसमें असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से आक्रामक मुद्रा में जा रहे हैं मयंक, उसमें इतना तय मानिए कि वो नुकसान कांग्रेस को होगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, तो ये एक जो है मजबूत वहां पर मामला माना जा सकता है। सर जिस तरीके से, अच्छा एक रणनीतिक तौर पर हम बात करते हैं बीजेपी की, कि उन सीटों पर कोशिश नहीं की जहां पर उनका जनाधार बिल्कुल कमजोर था, उन्होंने इस बार उन सीटों को साधने की कोशिश की जहां पर वो बिल्कुल बढ़ सकते थे, और वहीं पर उन्होंने हिट किया, और जिसका नतीजा भी दिख रहा है। जी, मैं आपको बताऊं, पुराना हैदराबाद जहां से असदुद्दीन और अकबरुद्दीन इतना लंबा लंबा भाषण देते हैं, आप देखते होंगे, अब ये 7 सीटें हैं, जैसे चार मीनार है, नामपल्ली है, चंद्रयान गुट्टा है, बहादुरपुरा है, मलकपेट है, याकूतपुरा है, कारवा असद, ये जितने स्थान हैं ये असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैं, और यहाँ पर टी राजा सिंह पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। तो बीजेपी की रणनीति आप देखिए कि असदुद्दीन जितना ही आक्रामक हो रहे हैं, वहां पर टी राजा सिंह का फैक्टर काम कर रहा है, और टी राजा सिंह असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देना जानते हैं। मैंने 7 सीटों का आपको जिक्र किया, ये पुराने हैदराबाद क्षेत्र का है। तो यहाँ पर तुष्टीकरण का मुद्दा है, और वोटों का जो एक तरफ जाने का मामला है, ये वहां जा रहा है। तो बीआरएस का यहाँ नुकसान हो रहा है। तो जाहिर तौर पर नुकसान जो है वो हो रहा है, और बीजेपी कम से कम यहां पर अच्छी बात यह है कि बीजेपी कुछ गवा नहीं रही है बल्कि अर्जित कर रही है, और वो अर्जित करना उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा देगा, और साथ ही साथ आने वाले जो उसके बाद तेलंगाना में 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी एक मजबूत जनाधार के साथ में उतरेगी, क्योंकि उससे पहले जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं उनमें बीजेपी अपना जो है जनाधार मजबूत कर सकती है, क्योंकि उन्हीं से बीजेपी ने वोटर्स को साधा है, और जब उन्होंने बेहतर काम किया है तब जाकर के बीजेपी इस स्थिति में पहुंची है कि लगभग 25% का वोट शेयर वहां पर ले आ सकती है। तो ये एक मजबूत फाइट है तेलंगाना में, जो चौंकाने वाली जो लड़ाई है वो हमें देखने को मिलेगी। न सिर्फ बीआरएस, न सिर्फ कांग्रेस, बल्कि बीजेपी यहां पर एक तीसरी जो पार्टी है वो बनकर उभरेगी, और इसके बाद जो बीजेपी एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी मयंक, और एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरेगी
जिसमें आप देखिएगा कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा जी। एक बार फिर बीआरएस बहुत बड़ी कवायद करेगी कि किसी भी कीमत पर वो प्रधानमंत्री से संपर्क साधे। जाहिर तौर पर। स्थिति ये बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, तो मजबूती है और बीजेपी जो भी कुछ कर रही है वहां पर वो उन्होंने जहां जहां पर फोकस रखना था बिल्कुल मजबूती के साथ साथ में, और एक जो सटीक प्लानिंग होती है, और यही उनके कार्यकर्ताओं की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खासियत है, क्योंकि वो ग्राउंड पर जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से उनका जो हाई कमान है, जैसे वो उनको निर्देश मिलते हैं और वैसे ही वो ग्राउंड पर काम करते हैं, और इसी वजह से बीजेपी एक मजबूत पार्टी के रूप में, और यूं ही नहीं देश के इतने सारे राज्यों में वो चुनाव जीती है, तो एक मजबूत फैक्टर है। और मजबूती के साथ में बीजेपी वहां पर कुछ बहुत अच्छा करने जा रही है, कुछ गंवाने नहीं बल्कि कुछ अर्जित करने जा रही है, जो लोकसभा के लिए, लोकसभा चुनाव यानी कि फाइनल मुकाबले के लिए उन्हें एक तरीके से फायदा देगा। तो ये जो है वीके न्यूज का जो पूरा का पूरा सर्वे है, और जैसे कि सर ने बताया 25% के आसपास में वोट शेयर लेने जा रहा है, और इससे पहले मध्य प्रदेश को लेकर के भी जो बातचीतें कही गई थी वीके न्यूज की तरफ से वो बिल्कुल सटीक पाई गई थी। तो ये भी आंकड़ा आप नोट कर लीजिए, और ये आंकड़ा आप जरूर नोट कीजिएगा। हालांकि ये जो सर्वे है, ये जो सर्वे जैसे सर ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकारों और वहां पर जो ग्राउंड की स्थिति है उसको देखते हुए हुआ था, उनकी राय और उनके जो जहां जहां उनका अनुभव काम आया है जी। वही इनपुट्स हमने आपको बताया, उसमें हमने अपने अनुभव को उससे जोड़ा है। कोई हमारे रिपोर्टर्स की संख्या वहां पर बहुत नहीं थी, इसलिए मैं 32 से 34 सीटों पर तो बहुत अच्छी तरीके से बता पा रहा हूं। लेकिन उसके आगे के जो इंटरनल रिपोर्ट है वो सिर्फ उनके इनपुट्स के आधार पर है। उसमें यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पैठ जो है वो एंटायर तेलंगाना में बहुत अच्छी तरह से बैठने जा रही, और प्रधानमंत्री से ही जनता कनेक्ट हो रही है, क्योंकि 2024 के मैंडेट में तेलंगाना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। जी बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और साथ साथ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाहिर तौर पर फायदा भी देगी। तो कुल मिलाकर के ये जो विश्लेषण है ये अपने आप में, क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव में आपने देखा वीके न्यूज का जो सर्वे है, वीके न्यूज का जो विश्लेषण है वो एकदम सटीकता से आपके सामने रखा गया था, और यही वीके न्यूज की यूएसपी है। और ये जो विश्लेषण है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही तमाम विश्लेषणों के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।